नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम भारत के आर्थिक इतिहास को देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि किस तरीके से अब भारतीय अर्थव्यवस्था नेहरूवियन समाजवाद से लेके निजीकरण और उदारवाद के दौर में प्रवेश करती है और क्या भूमिका रही है पंचवर्षीय योजनाओं की भारतीय के आर्थिक विकास में, और कब कब पंचवर्षीय योजनाएं आई नहीं, और 1991 और 92 में ऐसा क्या हुआ कि भारत को एलपीजी मॉडल अपनाना पड़ा। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस सब पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए या उसके निर्माण के लिए आर्थिक नियोजन की शुरुआत जो है वो ग्लोबल डिबेट में 1940 और 50 के दशक में ही आ जाती है, यानी विश्व भर में इस पर चर्चा शुरू हो जाता है। और ये इंडिया में ये जो डिस्कशन है वो 1944 में आता है बॉम्बे प्लान के रूप में। तो ये बॉम्बे प्लान क्या था? तो बॉम्बे प्लान में क्या था कि एक उद्योगपतियों का एक समूह था जो एकजुट हुए, जिनकी संख्या 8 थी, और जिसमें जीआरडी टाटा, जीडी बिरला, अदेशिर दारा सौसरॉफ, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, जॉन मथाई जैसे लोग इसमें शामिल थे। तो इन्होंने मिलके भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाई जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास देखें तो फिर इसकी शुरुआत जो है वो 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा सोवियत रूस में या फिर सोवियत संघ में इसकी की जाती है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जो 1 से शुरू होते हुए 12 तक जाती है और 12 के बाद पंचवर्षीय योजनाएं आती नहीं हैं। इसको अभी हम वीडियो में बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्यों इन पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया, क्या अगर अब ये नहीं आती हैं तो फिर किस तरह की योजनाएं अब बन रही हैं। ये बॉम्बे प्लान है, इसमें कुछ लोग हैं जो उद्योगपति हैं। 8 लोग थे जो शामिल थे, जिन्होंने भारत के लिए औद्योगिक विकास की एक रूपरेखा तैयार की। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा क्या है? जैसा कि आपको नाम बता रहा है, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है जब किसी प्लान को 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, उसको 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है कि किस तरीके से आप उन 5 साल में आमदनी क्या होगी, खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, इसको डिस्कस किया जाता है पंचवर्षीय योजनाओं में। तो केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को बजट को 2 भागों में बांट देती है। एक तो होता है गैर योजनागत, यानी कि जिसको प्लान नहीं किया जा सकता, अनप्लान्ड या नॉन प्लान्ड बजट, और दूसरा होता है प्लान्ड बजट। देखिए, गैर प्लान्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं, आपको वो खर्च करना ही पड़ेगा। जैसे सैलरीज जो है, जिस पे आप अपने कर्मचारियों को देती है भारत सरकार, तो सरकारी कर्मचारियों को, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा विचार नहीं कर सकते हैं। और प्लान का मतलब ये होता है कि आपको सोचना होता है, प्लान बनाने पड़ते हैं कि आप किस किस जगह पे बजट को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और क्या नई योजना चला सकते हैं। तो 2 तरीके से सरकार खर्च करती है, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। वर्ष 1951 से 2017 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित रहा है, और 1 से लेकर 12 तक पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं और उसके बाद से आ नहीं रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करने का यानी इम्प्लीमेंट करने का जो काम था वो योजना आयोग नाम की संस्था कर रही थी, प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 में बना। अब ये संस्था रही नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है 2015 में नीति आयोग के द्वारा। तो योजना आयोग जो पहले प्लानिंग का काम करता था, थिंक टैंक का काम करता था, तो अभी ये रहा नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 1 जनवरी 2015 को बना। इस पर अभी हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि इस समय पे योजनाएं जो बना रहा है भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो अभी क्या है? तो अब योजना आयोग नहीं है, अब ये नीति आयोग है, NITI। अब पंचवर्षीय योजनाएं ये नहीं बनाता है, अब ये 3 वर्षीय योजनाएं बनाता है, जिनको एक्शन एजेंडा कहते हैं, और 7 वर्षीय योजनाएं बनाता है, जैसे मध्यम अवधि की रणनीतिक पेपर या स्ट्रेटेजिक पेपर कहते हैं, जो 7 वर्षीय होता है। और लॉन्ग टर्म प्लान जो होता है, जिसे विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं, 15 वर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं अब बनती नहीं हैं, क्योंकि अब नीति आयोग जो है वो
3 ईयर प्लान या जिसको एक्शन एजेंडा कहते हैं, 7 ईयर के प्लान जिसको क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेपर या रणनीतिक पेपर, और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट बनाता है नीति आयोग। देखिए अब शुरुआत करते हैं एक एक करके कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ और क्या उसके बारे में खास बात थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में आई और 1956 तक ये चलती है, इसमें मुख्य रूप से क्योंकि आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर अर्थव्यवस्था जो है वो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं, कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसमें ध्यान कहाँ दिया गया, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही इसमें ध्यान दिया गया है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में भी इसमें ध्यान दिया गया, जिसमें बांध बनाने में, सिंचाई में, और भाखड़ा नागल बांध जो बनाया गया, जिस तरीके से किस तरीके से जो इरिगेशन का सिस्टम है उसको ठीक किया जाए तो उससे खेती या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको एक बूस्ट दिया जा सके। और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है जी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था पहला पंचवर्षीय प्लान, और इसने बचत बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी, 2.1, जबकि लक्षित का मतलब होता है कि जितना आपने टारगेट रखा, तो टारगेट था 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर कितना था 3.6%, जो हमको उम्मीद थी उससे ज़्यादा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पे, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। अब दूसरी में अब हम क्या है कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे अपनी इकोनॉमी का, और सार्वजनिक क्षेत्र पे, पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन यानी प्लानिंग का काम जो है वो पीसी महालनोबिस को दिया गया, और इसीलिए इसको महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जितनी ग्रोथ रेट हमने लक्षित की प्रोजेक्ट की उम्मीद की थी कितनी होगी, तो वो थी 4.5%, जबकि वास्तविक दर जो है वो कितनी हुई, जो जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे थोड़ी कम, तो 4.5% की ग्रोथ रेट रहती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1966 के बीच में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी इसमें फोकस क्या रहा, इसमें एग्रीकल्चर पे, इससे पिछले वाले में क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, और इसमें गेहूं के उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब आपको 66 के आसपास आपको एक शब्द आपको याद होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें गेहूं के उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है जी, तो ज़मीनी स्तर पर या ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत भी यहीं से शुरू होती है, इसी पंचवर्षीय योजना के आसपास। और इसमें जो टारगेट था लक्षित वृद्धि दर, वो थी 5.6, और जितनी रही थी तो ये देखिए टारगेट से बहुत कम है। हमने उम्मीद की थी कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 5.6% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी, लेकिन उससे आधे से भी कम सौदी एक बड़ा झटका था, तो ये बहुत ही कम इसमें परफॉर्म किया। योजना अवकाश का क्या मतलब है, तो योजना अवकाश का मतलब ये है कि इस बीच में योजनाएं आ नहीं सकीं। तो कारण क्या था योजना अवकाश का, प्लानिंग हॉलीडे, तो इसका मतलब ये था कि 66, 67 और 67, 68 और 68, 69 में आ नहीं सकी। और इसका कारण ये था कि भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध हुआ 1965 में। तो ये इसके कारण थे। तो इसमें एक एक वर्ष करके इसमें योजनाएं बनाई गई हैं, तो पंचवर्षीय योजना इस समय पे नहीं आई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 के बीच में, इसमें गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया, गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है जी, और जो स्पेशल स्टेटस दिया गया एनी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी गाडगिल फॉर्मूला एक देखा जाता है, उसके आधार पे ही उनको जो बजट या फंडिंग की जाती है, सरकार उनको जो पैसा देती है मदद, वो गाडगिल फॉर्मूला जो था उसके आधार पर ही था। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी नेशनलाइजेशन हो जाता है 14 बैंकों का। कब, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय पे। और हरित क्रांति ने भी कृषि को बढ़ावा दिया, यानी कि ये 66 के आसपास से शुरू हो जाती है, और उसके बाद हरित
क्रांति जो है वो लगातार जारी रहती है। इस योजना की जो लक्षित दर थी वो थी 5.6%, और जबकि वास्तविक जो ग्रोथ रेट था वो था 3.6%। ये भी टारगेट से बहुत कम है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, इसमें रोजगार को बढ़ाने में और गरीबी को हटाने में इसमें ध्यान दिया गया, और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, यानी कि किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया जाए और गरीबी को हटाया जाए। तो 1975 में जो विद्युत की आपूर्ति है अधिनियम में संशोधन किया गया, और जिसमें केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सके, ताकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत, यानी इसमें हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो लक्षित विकास दर थी 4.4% और वास्तविक दर 4.8%, यानी यहाँ हम सफल रहते हैं। जितना हमने उम्मीद की थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही इसमें ग्रोथ रेट रहता है। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। पंचवर्षीय जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी इसको, और ये 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय पे नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। रोलिंग प्लान क्या है? तो रोलिंग प्लान का मतलब ये है कि इस दौरान 1978 से 80 के बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, यानी सरकारें बदली इस दौर में। तो उसमें एक एक वर्ष की जो योजनाएं आई, जो प्लान आए उनका, और उन योजनाओं का यानी एक एक वर्ष के लिए जो मूल्यांकन किया गया उसको कहते हैं रोलिंग प्लान। तो ये अस्थिरता का दौर था, और अस्थिरता का दौर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता, और क्योंकि जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत कर दी। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री हो गई, और इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसको खारिज कर दिया। रोलिंग प्लान का मतलब यही है कि जब एक एक साल के लिए मूल्यांकन किया जाता है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रोलिंग प्लान कहते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, अब यहाँ से जो लिबरलाइजेशन का दौर है उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है, और नेहरूवियन जो समाजवाद था, सोशलिज्म की तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा झुकाव था, उसको यहाँ से चेंज या शिफ्ट यहाँ से माना जाता है, और यहाँ से एंड माना जाता है, या फिर लगभग एंड हो जाता है यहाँ पे नेहरूवियन सोशलिज्म का। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए इसमें परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम शुरुआत की जाती है, और लक्षित विकास दर रहती 5.2% छठी पंचवर्षीय योजना के समय पे, और 5.7% जो है वो रियल ग्रोथ रेट होता है, यानी जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा रहती है, यानी पंचवर्षीय योजना छठी जो है वो सफल मानी जा सकती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 1990 के बीच में आती है, और इसने टेक्नोलॉजी के उपयोग पे ज़्यादा ध्यान देती है, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है, औद्योगिक उत्पादकता, उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। तो ये फोकस था सातवीं पंचवर्षीय योजना का। इसने गरीब विरोधी कार्यक्रमों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब जिस तरीके से उन योजनाओं को हटा देना जिनसे गरीबी हटाने में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की योजनाओं की शुरुआत की गई, और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का फिर ज़्यादा ध्यान इसमें दिया गया। और इसमें लक्षित विकास दर थी, यानी जितना उम्मीद की गई थी हमारी 5%, और जबकि विकास यानी रियल ग्रोथ रेट थी 6%, यानी ये भी आप इसको सफल माने जा सकते हैं। 1% की ज़्यादा वृद्धि दर इसमें हुई है सातवीं पंचवर्षीय योजना में। वार्षिक योजनाएं क्या है? देखिए 1990 और 92 का जो दौर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ी उथल पुथल का दौर है, बहुत ही अस्थिरता का दौर है, बहुत ही मुश्किल दौर था ये भारतीय अर्थव्यवस्था में। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 में शुरू नहीं हो सकी, 1990 और 91 और 91-92 में वार्षिक योजना, यानी एक एक वर्ष के लिए यहाँ पे हम प्लान बनाते हैं, और इसका कारण था काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार जो था उसका संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतना फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व रहा नहीं था कि हम बाहर से इंपोर्ट हम कर पाएँ। तो प्रधानमंत्री उस समय पे थे पीवी नरसिम्हा राव, ने अर्थव्यवस्था की समस्या को निपटने के लिए यहाँ पे एक मॉडल लाते हैं, और जिसमें मनमोहन सिंह जी का भी बहुत बड़ा रोल है।
तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको एलपीजी मॉडल कहा जाता है। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे लाइसेंस कोटा राज को ख़त्म कर दिया जाता है। इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए जितने चक्कर काटने पड़ते हैं ऑफिस के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो उसमें यहाँ अब उदारवादी नीति बरती जाती है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि सरकार ही अकेला काम नहीं करेगी और सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इकोनॉमी में आमंत्रित किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को भी उसको भी इसमें काम करने दिया जाए, यानी प्राइवेटाइज किया जाए कुछ सेक्टर्स को, ताकि तेज़ी से काम को किया जा सके, अर्थव्यवस्था को तेज़ी से लाया जा सके। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत के व्यापार के रास्ते जो हैं वो पूरी दुनिया भर के लिए खोल दे जाएं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, तो उससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो नई ऊंचाइयों को छुएगी। तो एलपीजी मॉडल जो है वो काफ़ी हद तक सफल होता है। तो एलपीजी मॉडल था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 के बीच में, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और इसी समय पे इंडिया जो है वो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य भी बना, संस्थापक सदस्य है। तो लक्षित वृद्धि दर थी इसमें कितनी, 5.6%, और इसमें जो हमारा जो अचीव किया हमने ग्रोथ रेट वो था 6.8%। देख लीजिए एलपीजी का ही ये रिजल्ट है कि यहाँ ठीक ठाक वृद्धि हमने यहाँ पे की है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, और तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच किस तरीके से संतुलन बनाया जाए, यानी कि आपको तेज़ी से डेवलपमेंट भी करना है, अर्थव्यवस्था को आगे भी बढ़ाना है और क्वालिटी से भी समझौता नहीं करना है कि लाइफ का जो क्वालिटी है वो भी बना रहे, इसमें संतुलन कैसे साधा जाए, इस पे 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो फोकस किया गया। लक्षित विकास दर, यानी यहाँ अब हम अपना टारगेट बढ़ा देते हैं 7% और जो कि जितना जो अचीविंग रेट था वो थोड़ा कम था जितना हमने उम्मीद किया था, तो 6.8%, लेकिन बढ़ रहा है लगातार। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, इस योजना की विशेषताओं में क्या है कि इंक्लूसिव और समान विकास, यानी सबको विकास में शामिल किया जाए, सबको बराबर मौके मिले, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, समावेशी विकास पे। अभी मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही कंसेप्ट है। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी की दरों में और लैंगिक अंतराल जो होता है, एक तो शिक्षा में जो अंतर है कि एनरोलमेंट रेशियो में, अटेंडेंस रेशियो में, उसको कैसे कम किया जाए, और जो लेबर रेट जो मिलता है, यानी कि जो मजदूरी मिलती है महिला और पुरुषों को, उसको जो अंदर है वो जेंडर गैप है, उसको कैसे कम किया जाए। तो लक्षित विकास दर जो थी इसमें, यानी टारगेट जितना किया था 8.1% और बढ़ा दिया हमने, और हमको जो अचीव कर पाते हैं वो है 7.6%, यानी लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो उत्तरोत्तर बेहतर होती जा रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में आती है, और वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन, जो है वो 2009 में और 10 में लागू हो जाता है, 9 में आ जाता है। 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, RTE, राइट टू एजुकेशन को दे दिया जाता है। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी कि तीव्र और अधिक समावेशी, तेज़ी से विकास करें और सबको इस विकास में शामिल किया जाए, इससे कोई बाहर न रह जाए। इसका उद्देश्य था कि पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं हो, और जेंडर गैप है उसको भी कैसे कम किया जाए। इसकी रूपरेखा तैयार की थी अर्थशास्त्री श्री C रंगराजन ने, और कितना टारगेट हमने यहाँ रखा, 9% और बढ़ा दिया, और वास्तविक विकास दर कितनी रही, तो 8% के आसपास रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं में आखिरी मानी जाती है, इसके बाद से 5 ईयर प्लान्स आए नहीं। इस योजना की विषय वस्तु क्या है, तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास। इसका मतलब है फास्टर, यानी डेवलपमेंट तेज़ी से हो और सब उसमें शामिल हों, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी इसमें ध्यान रखा जाए, यानी इकोनॉमी को तो बढ़ाना ही है, लेकिन ऐसे ही नहीं है कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, यानी कि फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का नारा इसमें दिया गया, यानी इस पर फोकस किया गया।
लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 9%। हम चाह रहे थे कि इतने से बढ़ जाएगा, और वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास एनडीसी ने इसको 12वीं योजना के लिए जो मंजूरी दी वो यानी 8% के आसपास जो है वो ग्रोथ रेट थी। ठीक है जी। तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद से पंचवर्षीय योजना आई नहीं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया था कि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, तो अब योजना आयोग रहा नहीं, जो कि डाउन टू टॉप यानी कि पहले टॉप डाउन अप्रोच को इस्तेमाल करना था। इसका मतलब ये है कि ऊपर से कोई योजना बनाई जाएगी और वो स्टेट्स तक इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो नीति आयोग है वो इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करता है, वो बराबर का हिस्सा या फिर साझेदारी जो है वो स्टेट्स की भी रखता है। तो यानी स्टेट से भी पूछा जाता है और सेंटर की भी उसमें भागीदारी होती है, उसके बाद किसी योजना को तैयार किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाएं तो अब बनती नहीं हैं, क्योंकि योजना आयोग अब रहा नहीं। अब उसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने, और नीति आयोग जो है वो 3 ईयर्स प्लान बनाता है और 7 वर्ष के बनाता है, और विज़न डॉक्यूमेंट बनाता है 15 वर्ष की। तो इस वीडियो में हमने भारत का जो आर्थिक विकास है, किस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका रही है, किस पंचवर्षीय योजना में क्या खास था, कब पंचवर्षीय योजनाएं आई नहीं, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, और कौन सी योजना में क्या खास बात थी, इस सब को हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।